हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 4। पार्ट 1 और पार्ट 2 के पार्ट 1 के अंदर हमने नोट्स डिस्कस किए थे। पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर अब तक हम लोग 70 जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 71 है वो उससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, हमें 3 बातें बोली हुई है। क्या क्या बोला हुआ है? पहला, यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय ओईए औद्योगिक नीति एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप हेतु किया जाता है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक जब भी मौद्रिक नीति बनाती है तो उस वक्त सीपीआई का यूज करती है मुद्रास्फीति पता करने के लिए। बोला इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है? तो ये देखो, ये जो ओईए है या फिर ये डीआईपीपी जो है, औद्योगिक नीति पॉलिसी वाला एंड प्रोन्नति विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रोग्रेस, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है ये डब्ल्यूपीआई को देखता है। क्लियर? तो सीधी बात है, अगर ये डब्ल्यूपीआई को देखता है तो सीपीआई के लिए सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो जैसे ही सेकंड वाला ऑप्शन होगा गलत, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था पिछले वीडियोस में कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों का ही मुद्रास्फीति में यूज किया जाता है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। जब ये वाला पॉइंट सही है तो 1 भी सही है ही है। तो इसका उत्तर 1 और 3 दोनों, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जो वर्तमान में सीपीआईसी यानी कि सीपीआईसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड के रूप से प्रयोग किया जा रहा है और इसकी जो गणना है वो लेबर ब्यूरो और सीएसओ द्वारा की जाती है। सीपीआईसी ये जो कंबाइन है ना, कंबाइन के अंदर क्या क्या चीजें कंबाइन है वो देखा हुआ है यहाँ पर। सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, सीपीआई आरएल और सीपीआई यूएनएमई। तो ये इसमें से आईडब्ल्यू, एएल और आरएल जो है इनकी गणना करता है लेबर ब्यूरो। इनकी गणना कौन करता है? लेबर ब्यूरो। ठीक है, जबकि ये जो सीपीआई यूएनपी है ये सीएसओ के द्वारा देखी जाती है। तो इसका मतलब वो जो हमारा था कि डीआईपीपी और ओडीई वाला जो था वो तो गलत हो गया, बाकी सारे सही है। यहाँ पर ये जो आईडब्ल्यू है ये दिखाता है औद्योगिक श्रमिक यानी मजदूर यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर, एएल है एग्रीकल्चरल लेबर यानी कि कृषि मजदूर श्रमिक, और आरएल है हमारा ग्रामीण श्रमिक, ग्रामीण मजदूर, रूरल लेबर। ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू, एएल और आरएल की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा की जाती है और सीपीआई यूएनएमई की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती है। ये जो हमें सेकंड स्टेटमेंट दी थी कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी कि ऑफिस, ये जो हमारी एक्सपर्टीज देता है कार्यालय जो है, इकोनॉमिक वो देता है ना, एसोसिएशन, और या फिर औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग यानी डीआईपीपी द्वारा जो है डब्ल्यूपीआई की गणना की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय यह बात सही है कि सीपीआईसी का प्रयोग किया जाता है। प्रॉब्लम ये थी इस क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में 16/8/2020 को एक पेपर हुआ था खंड शिक्षा प्राधिकारी का अधिकारी का। इसके अंदर सी सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 54 में ये सेम क्वेश्चन था, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो आयोग है उसने आंसर ए दिया था जो कि गलत है। ए इसलिए गलत है क्योंकि ये डब्ल्यूपीआई के लिए होता है, सीपीआई के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, इसीलिए इस प्रश्न का विकल्प सही जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है कब? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कब बढ़ती है? जब रिवर्स रेपो दर कम कर दी जाती है, जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, जब बैंक दर को कम कर दिया जाता है, या फिर जब वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जरा इनके बारे में आराम से समझते हैं 2016 में, क्योंकि इसका कोई भी आंसर डिफाइन नहीं किया गया। तो क्यों नहीं किया गया जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली बात यह एक से ज्यादा आंसर है इसलिए, बट फिर भी उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति में मांग पक्ष महत्वपूर्ण होता है। यानी सीपीआई के अंदर हम मांग को मेन फोकस रखते हैं। मौद्रिक नीति के प्रश्नगत चारों उपकरणों के साथ मुद्रास्फीति का व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी चारों ही ऑप्शन में क्या होता है कि अगर इनमें से कोई घटेगा तो मुद्रा
स्फीति बढ़ेगी, अगर इनमें से कोई बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अतः रेपो दर और एसएलआर यानी वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि होना मुद्रास्फीति में कमी लाएगा, जबकि रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर में कमी मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाएगी। अतः विकल्प और ए और सी दोनों ही सही उत्तर होंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर कोई एक ही पॉइंट दिया जा सकता है, लेकिन यहां तो ए और सी दोनों ही सही हो सकते हैं। हालांकि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प डी को सही माना गया था, जो सामान्य संदर्भों में सही नहीं है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति में कमी आती है, बढ़ती नहीं है। अगर वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाए, अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए, तो मुद्रा की लिक्विडिटी, मुद्रास्फीति की दर जो है घटेगी, बढ़ेगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला हुआ है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए कि कोर मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। मुद्रास्फीति तो हमेशा ही होती है, कोर का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए, केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर के ईंधन मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से है, यानी केवल खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन को देखो, बाकी सबको छोड़ दो। केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, या फिर खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर बाकी सबसे। तो डी हमारा करेक्ट होगा। ये जो कोर मुद्रास्फीति है ना, एक होती है हमारी शीर्षक मुद्रास्फीति, ठीक है। शीर्षक मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन भी शामिल होते हैं। तो खाद्य और ईंधन को जब शीर्षक में से हटा देते हैं ना, उसके बाद जितने भी मैटर बचते हैं वो सारे के सारे कोर मुद्रास्फीति के बचते हैं, ठीक है। तो ये 2017 का ही क्वेश्चन, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति, जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव भी शामिल होते हैं, ठीक है। उसको हेडलाइंस या शीर्षक मुद्रास्फीति कहते हैं। जबकि कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उनको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ये इन सारे सूचकांक दे रखे हैं यहाँ पर। अगर केंद्र सरकार का कर्मचारियों की मजदूरी में जो क्षतिपूर्ति होती है वो होती है, तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, कौन सा पॉइंट यूज करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। 2001 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है। थोक कीमत सूचकांक WPI, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, श्रमिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, या उक्त में से कोई सा भी नहीं, यानी इनमें से कोई सा भी नहीं। ये क्या हो गया, ये हो गया CPI-AL कृषि श्रमिक, ये क्या हो गया CPI-IW इंडस्ट्रियल वर्कर औद्योगिक कर्मी, ठीक है। और ये तो WPI है ही, बोला इनमें से कोई सा भी नहीं। तो केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए ये देखा जाता है, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी CPI-IW का प्रयोग करती है। अब ये क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 2007-8 में काफी ज्यादा रिपीट हो गया है। तो भारत में कर्मचारियों में के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। यह भारत में जो अभी महंगाई भत्ता होगा, या महंगाई जो बढ़ती है उसको निपटाने के लिए कौन सी चीज अपनाई जाती है, महंगाई भत्ते को किस बेसिस पे निकाला जाता है। तो अभी हमने बोली है ना, यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे कर देता है, महंगाई के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति। तो महंगाई भत्ता तो महंगाई से होने वाली क्षतिपूर्ति की बात करता है। कौन लेता है, CPI लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डियरेंस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉइज का निर्धारण औद्योगिक कर्मियों के उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित 4 वर्गों में CPI का संकलन किया जाता है, यानी CPI को 4 पार्ट में बांटा जाता है। CPI-IW यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI-AL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, CPI-RL यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर यानी कि ग्रामीण श्रमिक, और CPI रूरल या अर्बन यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल या अर्बन, ठीक है। लेकिन इसमें से जो उल्लेखनीय है ये कि UNME यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, ये भी नापा जाता है। तो ऊपर वाले जो 4 हैं ये तो कौन नाप लेता है, ये नाप लेता है लेबर ब्यूरो। और ये जो लास्ट वाला है UNME अर्बन कहते हैं नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इसको CSO के द्वारा किया जाता है। हालांकि 2008 से इसको बंद कर दिया गया है, अप्रैल 2008 के बाद इसकी गणना नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए, ठीक है। CPI
आई IW यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI-AL एग्रीकल्चरल लेबर, CPI-RL रूरल लेबर और CPI-UNME। ठीक है, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा जो CSO के द्वारा नापा जाता है। सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो 2015 का क्वेश्चन, अब क्यों इसमें स्टार लगाया गया है जरा इसको समझ लेते हैं। औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-AL और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-RL। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो द्वारा नापे जाते हैं, जबकि शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-UNME CSO के द्वारा निकाला जाता था। 2008 से में इसे बंद कर दिया गया है। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी को लाए जाने तक की अवधि हेतु CPI-IW के से संबंध अखिल भारतीय लिंक्ड UNME संकलित किया जाता रहा है, जिसे जनवरी 2011 में बंद किया गया। वर्तमान में CPI अर्बन और CPI रूरल लाया गया है। ठीक है, तो पहले क्या था कि जब तक UNME जो है 2008 में बंद कर दिया गया था, लेकिन CPI-IW के अंतर्गत 2011 तक इसे निकाल रहे थे, पर अब CPI अर्बन और CPI रूरल तो इस तरीके से बांटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, 1993-94 100 को आधार मानते हुए नई WPI श्रृंखला अप्रैल 1998 से प्रभावी हुई। ओके, ठीक, नई WPI श्रृंखला में बुनियादी वस्तुओं का भारित महत्व 10% अंकों तक कम हो गया। ओके, बिजली का भारित महत्व नई WPI श्रृंखला में बढ़ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन 2002 के IAS प्री का क्वेश्चन है। देखो इसमें ये जो पहला है ना, ये पॉइंट तो गलत है कि 93-94 को बेस ईयर 100 माना गया था, ये पॉइंट तो सीधा सीधा गलत है। ठीक है, तो बाकी के दोनों पॉइंट सही है, यानी सेकंड और थर्ड सही है, बी ये सही। जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, काफी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है, आराम से समझो। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन पर गठित हाशमी समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें 5 नवंबर 1999 को सौंपी। हाशमी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने 1 अप्रैल 2000 से थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1981-82 से हटा करके 93-94 कर दिया। तो 98 वाला पॉइंट तो ऐसे ही गलत हो गया। वर्ष 81-82 आधार वाले WPI के बुनियादी वस्तुएं ईंधन विद्युत स्नेहक और विनिर्माण वस्तुओं का भारांश 32.30 10.62 57.04 था, जबकि 93-94 के वर्ष में परिवर्तित होकर बुनियादी वस्तुएं ईंधन विद्युत स्नेहक तथा विनिर्माण वस्तुओं का क्रमशः क्या हो गया, ईंधन के लिए 22.2, इसके लिए 14.23 और इसके लिए 63.75। 93-94 वाले आधार वर्ष का WPI जो है 447 मदों की अपेक्षा अब 435 मदे ही शामिल किया गया। यानी पहले WPI के लिए कितने आइटम होते थे, 447, लेकिन जब 1993-4 की बात हुई तो अब केवल 435 के ऊपर ही WPI निकाल रहे थे। ठीक, ये तो हो गई पुरानी बात। अब जरा नए के बात समझ लो, क्योंकि आपका तो करंट है ना। 12 मई 2007 को, यानी जो कि अप्रैल 2017 से प्रभावी है, WPI के लिए जो आधार वर्ष है वो 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 22.62 जो कि विद्युत कहते हैं, प्राथमिक वस्तुओं का भारांश कितना है 22.62, ईंधन एवं विद्युत समूहों का 13.15 और विनिर्मित वस्तुओं का 64.23%। ठीक है, तो हमारे पास 3 आधार वर्ष दे रखे हैं। एक आधार वर्ष 93-94, एक है 2004-5 और एक है 11-12, ये 2017 से चालू हुआ है। ठीक है ना, तो WPI जो है वो नॉर्मली साप्ताहिक आधार पर पहले निकाला जाता था, अब मासिक आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, सभी वस्तुएं जो जितनी वस्तुएं शामिल है, तो इसके लिए 435 थी, इसके लिए 676 आइटम और अभी 697 आइटम है जिनके ऊपर हम लोग WPI निकालते हैं। जो प्राथमिक वस्तु है उनका भार इसमें 98 था, यानी 98 प्राथमिक वस्तुओं का रखा गया था, जिसका टोटल परसेंटेज 22.02 है।
676 में से 102 प्राथमिक वस्तुएं इनमें जिसका भार कितना है 20.15, और 697 में से 117 है जिसका भार कितना है 22.62। ईंधन वगैरह के मामले में 435 में से 19 आइटम है जिसका भार 93-94 में 14.23 था। उसके बाद 19 आइटम ही रहे, 14.91 था, लेकिन अभी इसमें क्या हो गया, 3 आइटम घट गए, 16 आइटम ही बचे हुए हैं, और इसमें 13.15 का क्या है हमारा वेटेज है। विनिर्मित उत्पाद की अगर बात करें तो 435 में से अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो 318 आइटम बचते हैं, तो इसका कुल भार जो है वो टोटल का 100 का 63.75 है। इसमें 555 आइटम जो कि 64.67 और इसमें 564 जो कि 64.23 है टोटल का। ठीक है, ये पूरी लिस्ट थी। अब यहां पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 78, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है। 2008 का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है, सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी जाती है। तो अगर आपने देखा हो तो हर एक में, ये जो लिस्ट हमने ऊपर देखी है यहां से, पहले वाले की तो बात हटा ही देते, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो हर साल की परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा किसको दिया गया है, सीधा सीधा है विनिर्मित उत्पाद, यानी कि डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई WPI श्रृंखला का आरंभ हुआ कब हुआ। ये क्वेश्चन 2009 का है, इसीलिए 2008-9 वाली बातें कर रहा होगा। आपका जो क्वेश्चन है 2017 की बात करेगा। 1 अप्रैल 2010 को, 1 जुलाई 2010 को, 15 अगस्त 2010 को या 14 सितंबर 2010 को। तो नई WPI जो है उस टाइम के हिसाब से 14 सितंबर 2010 को रिलीज हुई थी। प्रश्नकाल में नई थोक मूल्य सूचकांक WPI श्रृंखला का आरंभ 14 सितंबर 2010 को हुआ था। तब इसके अंतर्गत 676 मदें रखी गई थी, जबकि पुरानी WPI के अंदर केवल 435 मदें थी। इसका आधार वर्ष 1993 के आधार पर क्या था, 2004-5 रखा गया था। लेकिन किसका, जो कि 14 सितंबर 2010 से जो शुरू हुई थी उसका बेस ईयर 2004-5 था। लेकिन 12 मई 2017 से एकदम नई WPI आई है जिसका बेस ईयर 2000 ये आपका 10-11-12 है, 11-12 है। ठीक है, बेस ईयर 11-12 है, और इसके अंदर कितने आइटम्स है वो हमने अभी ऊपर पढ़े ही हैं। ठीक है, ये रहे ना, देखो कितना आइटम है, 564 कह रहा हूँ, 600 कुछ थे ना, यहाँ पे 697, कितना आइटम है, 697 आइटम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 का। हमने अभी पढ़ा था कि 2004-5 को बदल के 11-12 में कन्वर्ट किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सीधा सीधा। मैं इसके अंदर सारे ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक आया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 81, किस तारीख को नए थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष 2004-5 था जारी किया गया था। तो जो 4-5 बेस ईयर वाला था वो था 14 सितंबर 2010 को, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सीधा याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स की नई श्रृंखला में, 2001 का क्वेश्चन है, यानी ये बात कब की हो रही है, 2003-4 वाले की बात हो रही है ना। तो उसमें बोला नई श्रृंखला है, इसके आधार वर्ष का क्या है, 81-82 है, 90-91, 93-94 या 94-95। तो आपको याद होगा कि जिस टाइम का ये क्वेश्चन है उस टाइम का जो आधार वर्ष था वो 93-94 था। ठीक है, 93-94। अभी करंट में 2011-12 है, उस टाइम पे 93-94 था, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, करंट वाला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 83, अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया जाए। 2009 का क्वेश्चन है, यानी 11-12 वाला तो होगा नहीं है। तो 2009 में जो डिसीजन लिया गया था उसके हिसाब से 2004 और 5 को आधार वर्ष रखा गया। ठीक है, 2004 और 5 को, इसका था ना हमारा 14 सितंबर 2010 से स्टार्टिंग हुई थी। अक्टूबर 2009 में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 93-94 से हटा करके 2004 और 5 को कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 था। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत में थोक कीमत सूचकांक यानी WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। ओके,
औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी सीपीआई आईडब्ल्यू की तुलना में डब्ल्यूपीआई खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। इनमें से कौन सा सही है? तो अगर मैं भारत की बात करता हूं तो इसमें से ये पहला वाला जो है वो तो गलत है, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर एक सही है एक गलत है तो केवल दो वाला ये वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 2010 का क्वेश्चन है, जरा क्यों होगा इसको पढ़ लेते हैं। अक्टूबर 2009 में सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों को साप्ताहिक आधार पर जारी करने के बजाय मासिक आधार पर जारी किए जाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मजदूरी बोल रहा हूँ, हद होती है, मंजूरी दे दी। तथापि वर्ष 2012 के प्रारंभ तक प्राथमिक वस्तुओं तथा ईंधन समूहों के लिए यह सूचकांक साप्ताहिक आधार पर जारी किया जा रहा था, इससे जिसे अंतिम बार 27 जनवरी 2012 को जारी किया गया। इसके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा? मासिक कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में कथन एक गलत है जबकि कथन दो सही है, क्योंकि भारत में औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू डब्ल्यूपीआई की तुलना में खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व देता है। वर्तमान के संदर्भ की अगर हम बात करते तो सी सही ऑप्शन होता, क्योंकि अब मासिक आधार पर ये तो एक और दो दोनों ही सही होते। यानी अगर अभी करंट सिनेरियो होता तो सी हमारा करेक्ट आंसर होता, पर क्योंकि ये क्वेश्चन 2010 का है तो उस हिसाब से केवल 0.2 सही था, 0.1 गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? ठीक है, इनमें से कौन है जो निकालता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआईआईडब्ल्यू? मेरे ख्याल से ये तो लेबर ब्यूरो का काम था ना, है ना? लेबर ब्यूरो, सीधा क्वेश्चन था ना, डायरेक्ट है ना, बार बार तो पढ़ ही रहे। देखो इतना लंबा नाम मेरे को भी नहीं याद रहेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआईआईडब्ल्यू ज्यादा अच्छा है ना। या फिर हिंदी वाला तो औद्योगिक कर्मकरों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, पर याद तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते। तो लेबर ब्यूरो निकालती है। ठीक है, औद्योगिक कर्मकरों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी सीपीआईआईडब्ल्यू की अगर हम बात करते हैं का संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त यह कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण कृषि श्रमिकों के हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी करता है, यानी सीपीआई एएल और सीपीआई आरएल, इन दोनों को भी यही निकालता है। उल्लेखनीय है कि श्रम ब्यूरो अखिल भारतीय स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण एवं वितरण में कार्यरत है, यानी बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के सारे काम कर रहा है ये। श्रम ब्यूरो आंकड़ों के समाकलन, संग्रहण, प्रकाशन और मजदूरी उपार्जन, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम आवर्तन, औद्योगिक संबंध, कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों से संबंधित सूचना तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन आदि के लिए भी उत्तरदायी है। यानी बेसिकली मजदूरी से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा का सारा किसके द्वारा किया जाएगा? लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86, वर्तमान मूल्य सूचकांक प्राइस इंडेक्स आधार वर्ष 1960 लगभग 330 है। इसका अर्थ है कि वर्तमान आधार वर्ष 1960, ये 1998 के करीब की बात है, उस टाइम के हिसाब से बात हो रही है। तो अगर अभी 330 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1960 की तुलना में सभी वस्तुओं की कीमतों पर 3.3 गुना की वृद्धि हुई है। कुछ निश्चित चुनी हुई वस्तुओं की मूल्य में 3.3 गुना तक बढ़ गया है महंगाई। कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों में भारित औसत 3.3 गुना बढ़ गया है, या फिर सोने का मूल्य 3.3 हो गया है। तो डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो वेटेज को ही बताता है। तो ये बेसिकली सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 3.3 का मतलब तो वही है ना, बेस ईयर अगर 100 होगा तो 3.3 हो गया, इसका मतलब तो यही है। मूल्य सूचकांक कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों का भारित औसत होता है। प्रश्नानुसार वर्तमान मूल्य सूचकांक आधार वर्ष की अपेक्षा 330 होने का तात्पर्य है कि कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य का भारित औसत 1960 की अपेक्षा 3.3 गुना बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीआई इंडस्ट्रियल प्राइस प्रोडक्ट इंडेक्स है ना, कि एक नई श्रेणी में जो भारत सरकार द्वारा 10 जून 2011 को जारी की गई थी, आधार वर्ष को परिवर्तित कर दिया गया। किसमें आधार वर्ष को परिवर्तित किया गया है?
10 जून 2011 को निकाली गई थी आईपीआई। 2010 का क्वेश्चन है, उस टाइम का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पर जो चेंज किया गया था वो 2004-5 में चेंज किया गया था। ठीक है, 10 जून 2011 को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला के आधार वर्ष 2004-5 कर दिया गया था। इसमें कुल मदों की संख्या 620 तथा मद संख्या की मदों की समूह की संख्या 399 थी, यानी 399 समूह में 620 आइटम रखे गए थे। इसमें खनन, विनिर्माण एवं विद्युत क्षेत्र का भारांश था, किस हिसाब से दे रखा है, खनन का दे रखा है 14.16, विनिर्माण का दे रखा है 75.53 और विद्युत का दे रखा है 10.32। 12 मई 2017 जो कि नया वाला आया है को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रृंखला के आधार पर वर्ष 2011-12 कर दिया गया, तो सबके लिए 11-12 ही है। इसमें खनन का हिस्सा 14.37 है, विनिर्माण का हिस्सा 7.63 है और विद्युत क्षेत्र का हिस्सा 7.92 है। इसमें शामिल कुल 809 मदे हैं जिनकी समूहों की संख्या 407 है। पहले 399 ग्रुप थे, अब 407 ग्रुप है। पहले 620 आइटम थे, अब 809 आइटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, क्यों मापता है? ठीक है, या क्या नापता है ये उत्पादक कीमत सूचकांक, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या नापता है? उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कीमतों में के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत के कुल परिवर्तन को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने जस्ट ऊपर के क्वेश्चन को पूछा होगा तो हम लोग वैसे भी वेटेज निकालते हैं, वेटेज निकालते हैं ना, भारित मूल्य निकालते हैं। तो वेटेज तो वैसे भी एवरेज में ही जाकर के आ गया कि वेटेज निकालोगे फिर उसको डिवाइड करोगे तो एवरेज के तौर पे ही निकलेगी ना। तो उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को ये निकाला जाता है, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उत्पादक कीमत सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एक समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को मापता है। क्लियर? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 89 की बात करता हूँ, 89, तो इसमें बोला हुआ है, हमें कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है कि समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण कारक लागत प्रेरित स्फीति होती है। ठीक है, लागत प्रेरित स्फीति होती है और मजदूरी वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। ठीक है, विवर्तन का मतलब कमी होती है। ठीक है, ये बात है। तो इसमें मेरे से बोला है कि क्या कारण है क्या नहीं है, तो मैं एक सिंपल सी बात आपको समझा देता हूं कि अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आपको पता होगा वैसे कि ये डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ये मांग वक्र होता है और ये पूर्ति वक्र होता है। बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा, नहीं पढ़ा हुआ है जस्ट समझ लो, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। अगर मजदूरी में वृद्धि होती है, यानी अगर लोग मजदूर बढ़ाना चालू कर देते हैं, अगर मजदूर बढ़ रहे हैं आपके, तो मजदूर बढ़ रहे हैं तो सीधी बात है आप कम लोगों को नौकरी पर रखोगे, और अगर आप कम लोगों को नौकरी पर रखोगे तो आपकी सप्लाई जो है वो कम होगी, आप पहले से कम सप्लाई करने लगोगे, आपका ये S1 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, ब्लैंक वाला का यहाँ पे थोड़ा सा बड़े में समझा देता हूँ। ठीक है, देखो वैसे तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे बनता है, जीरो से बनता है, y बराबर में AS निकल करके आता है अल्पकाल के लिए। ठीक है, ऐसे बनता है हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, y के साथ, और डिमांड कर्व जो है वो हमारा ऐसे बनता है, DD कर्व होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, अगर मजदूरी में वृद्धि होती है, यानी कि अगर लोग अपने लेबर जो अपने उसको बढ़ा देते हैं, कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, तो कंपनी के लिए लेबर क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो कंपनी क्या करेगी, कम लोगों को नौकरी पर रखेगी। जैसे ही वो कम लोगों को नौकरी पर रखेगी, कंपनी की सप्लाई अपने आप ही क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। ठीक है, कंपनी का क्या होगा, पहले के मुकाबले सप्लाई कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम हो जाएगी और कंपनी को प्रॉफिट भी पूरा कमाना है, तो कंपनी क्या करे, अगर कंपनी की सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई तो यानी उसकी बिक्री कम होगी, उसकी सेल्स कम होगी, तो सेल्स से तो प्रॉफिट कम होगा ही होगा उसका। क्लियर है? और इस वजह से क्या होगा, क्योंकि मजदूरी महंगी हो रही है, तो किसी भी सामान को बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए होती है और रॉ मटेरियल चाहिए होता है। मैं अगर दो ही चीजों की बात करूं, मैं कहता हूं ये जो है ये 10 का 10 रह गया, लेकिन ये 10 की जगह अब ये 20 हो गया। तो पहले किसी चीज को बनाने की कॉस्ट जहां 20 रुपए आ रही थी, अब वो कॉस्ट क्या आ रही है, 30 रुपए। तो यानी कि कारक पे क्या हो गया, यानी मेरे जो बेस है रॉ मटेरियल, वहीं पे मेरे रेट क्या हो गए, बढ़ने लग गए।
सप्लाई कम हो गई है और कारक पे रेट क्या हो गए, बढ़ने लग गए। तो इस हिसाब से जो महंगाई आती है इसी को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप इजी सा है, समझ में आ गया होगा कि अगर मजदूरी कम होगी, कम लोगों को नौकरी पर रखोगे, कम लोगों को नौकरी पर रखोगे, सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, वो एक अलग चीज हो गई। बट क्योंकि आपने मजदूर कम रखे हुए और मजदूर जो रखे हुए अगर उन्हें आप नौकरी से नहीं निकालते हो, तो अगर अगर आपको सेल्स आपको वही पुरानी वाली मेंटेन करनी है तो आपको लोगों को नौकरी पे उतने ही लोगों को रखना पड़ेगा। तो इस वजह से आपकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी पहले आप लोग 100 लोगों को काम पे रख रहे थे, अभी भी आपने 100 लोग ही रखे हुए, लेकिन पहले सब 20 रुपए पे काम करते, अब 40 रुपए पे। तो आपकी लागत बढ़ गई, आपकी कॉस्ट क्या है वो बढ़ गई। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी वजह से आप चीजों के रेट बढ़ाओगे, रेट बढ़ाओगे, यही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाएगा, और कुछ नहीं है, इतनी सी ही बात है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों ही कथन और ये कारण दोनों ही सही है, तो इसीलिए ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 2018 का क्वेश्चन है। लागत प्रेरित स्फीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समग्र पूर्ति वक्र एग्रीगेट सप्लाई कर्व में गिरावट के कारण होती है। बढ़ी हुई मजदूरी की दरों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र बाईं ओर या गिरावट होती है। इस कारण अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी है, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, यानी इनमें से कौन सा तरीका जिसके साथ हम लोग मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर सकते। 1996 का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है सीधा सीधा है। मांग पर नियंत्रण करके, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके, ब्याज दर को कम करके, या फिर वस्तुओं की राशनिंग करके। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आप ब्याज दरों को कम नहीं करोगे। ठीक है, ब्याज दरों के लिए तो होता है, इंटरेस्ट रेट का हमारा कुछ होता ही नहीं है, हमारे पास CRR होता है, SLR होता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें कम करोगे तो इससे तरलता में वृद्धि होगी। अगर ब्याज दर कम हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। इन सारों से मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी, पर इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल नहीं होगी, इससे मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। तो सी हमारा ऑप्शन है, ये विधि नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में से सी को छोड़कर शेष तीनों विधियां मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक है। ब्याज दर को कम करने का परिणाम तरलता और उपभोग में वृद्धि का होगा, जो मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। मूल्य जो $140 प्रति बैरल से घट करके ₹30 प्रति बैरल रह गया था। बोला इनमें से सारी बातों को बताओ कि क्या क्या बात है, क्या क्या नहीं है। कोई लॉजिक नहीं निकाल सकते, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको पता है उस टाइम के बारे तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 2010 का था इसीलिए 2010 की बात की गई, अभी के बारे में अभी की बात की जाएगी। तो हाँ, ये बात सच है कि 2009-10 में 2000 अक्टूबर 2009 से फरवरी 2010 तक मुद्रास्फीति की दर ऋणात्मक हो गई थी और वैश्विक बाजार में ₹140 प्रति बैरल से घट करके ₹30 प्रति बैरल पेट्रोल का मूल्य हो गया। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, हमारा ए बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या भी है। उस टाइम की अवधि के अनुसार दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ ना, इसमें आप लॉजिक लगा ही नहीं सकते कि अरे इसका ये कारण होगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला है, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। ओके, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। ओके, घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायक होता है। ओके, और बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो एक सीधी बात, मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि मार्केट में पहले से बहुत पैसा है। जस्ट इमेजिन, ये मैं बता देता हूँ कि मुद्रास्फीति का मतलब है कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत पैसा है। ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता ना, बढ़ा हुआ मुद्रा तो परिचलन कैसे घटाएगा। ये 2015 का क्वेश्चन है। हमने ये पढ़ा है आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, तो आरबीआई की कोई भूमिका नहीं होती, ये पॉइंट तो ऐसे ही गलत हो गया। और भारत सरकार की भी अपनी कुछ फिस्कल पॉलिसीज है, राजकोषीय नीति है, तो अगर सिर्फ उन्हीं का उत्तरदायित्व हो तो जब आरबीआई भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो ये केवल भारत सरकार की तो उत्तरदायित्व होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी।
मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा का प्रसार जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाता है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, सेवाओं के भी बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि में बढ़ोतरी की जाती है जिससे मुद्रा के प्रसार में कमी लाई जा सके। अतः घटता हुआ मुद्रा प्रचालन ही मुद्रा के नियंत्रण को रोक सकता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे एक्चुअली नहीं पता है इसके बारे में, 2020 का है, री एग्जाम का क्वेश्चन, मेरे को बिल्कुल इसके बारे में आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, पटना, भोपाल और जयपुर उपयुक्त से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पटना, बिहार। ठीक है, पटना बिहार में गुल्लक बच्चा बैंक है। पटना में स्थित बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा बच्चों में बचत की शिक्षा के उद्देश्य से 2009 में बच्चा गुल्लक बैंक बिहार बाल भवन पटना में खोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, मार्च 2012 में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? देखो, रीजनल रूरल बैंक्स तो हमने सुने हैं, लेकिन अर्बन रूरल बैंक्स की संख्या कितनी थी ये पूछा गया है। ठीक है, 2012 का ही क्वेश्चन है। इसके आंसर को लेकर कुछ डाउट है, जरा देख लेते हैं क्या है। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र 2005 के बाद मजबूती से उभरा जब रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक विजन दस्तावेज की कल्पना की। इस दस्तावेज के माध्यम से रिजर्व बैंक ने व्यवहार्य शहरी सहकारी बैंकों के विलय समामेलन यानी मर्जर या फिर अमलगमेशन और अलाभकारी शहरी सहकारी बैंकों की निकासी के उद्देश्य से एक बहुपरतीय यानी मल्टी लेयर्ड विनियामक एवं पर्यवेक्षी दृष्टिकोण निर्धारित किया। समेकन कंसोलिडेशन की इस प्रक्रिया के कारण शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में निरंतर कमी आई। इस प्रवृत्ति के जारी रहने के कारण मार्च के अंत में 2012 के शहरी सहकारी बैंकों यानी यूसीबी अर्बन कॉर्पोरेट बैंक्स की कुल संख्या, अच्छा मैंने यूआरबी लिखा था ना, यूसीबी होगा, मार्च 2011 की तुलना में 1665 की तुलना में 1618 रह गए। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई सा भी सही नहीं है। यदि प्रश्न में मार्च 2012 के स्थान पर 2011 होता तो विकल्प सी सही होता, लेकिन 2012 की बात की हुई है तो वहां पर 1618 थे। लेकिन आपको करंट याद रखना, उस टाइम पे करंट पूछा था, आपको अभी का करंट याद रखना है। तो 31 जनवरी 2000 तक के आंकड़ों के अनुसार, मेरे पास भी यहीं तक का आंकड़ा है, आपने आंकड़े जो है देख लेना। भारत में शहरी सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स की संख्या 1534 है, जिसमें से 53 अनुसूचित और 1418 गैर अनुसूचित है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? छोटे कामों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए कौन काम करता है? SI, DBI, SIDBI, IDBI, इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूं ज्यादा पढ़ने में आसानी लगती है मुझे, ICICI और नाबार्ड, NABARD। तो ये तो ग्रामीण कृषि के लिए हो गया। इसका तो वही होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बोला भी तो लघु उद्योगी है, इसका तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सीधा सीधा ए करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म ही इसकी यही है। अच्छा, यहीं पे दे भी तो रखा है, लघु उद्योगों के संदर्भ में काम करने वाला बैंक मुख्यतः सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। 2016 का क्वेश्चन है, तो इसका जो बेसिकली सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी भारत का एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी का उद्देश्य पुनर्वर्तित सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना यानी कम काल के लिए ऋण देता है, कम टाइम के लिए। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि SMS क्या है, नहीं सॉरी गलत लिख रहा हूं,
माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन भी सिडबी से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन, सिडबी की स्थापना की गई, क्यों की गई? कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, बृहत स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने हेतु। 2004 और 10 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली सिडबी की जो स्थापना की गई थी वो कुटीर उद्योगों के लिए नहीं थी, बृहत के लिए नहीं थी, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए भी नहीं थी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। हालांकि अभी ये माइक्रो को भी करती है। ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई। यह देश में लघु उद्योगों की प्रोन्नति, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्था है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित है। 2019 का क्वेश्चन है। अब क्या क्या लाभ हुए वो हम जरा देखते हैं। पैमाने की मितव्ययता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, या फिर विश्व स्तरीय आधार के बैंक। बोला कि इनमें से कौन सा सही है? तो भारत में सार्वजनिक बैंकों का हाल में जो एकीकरण किया गया है उसके फायदे की देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है और अगर उसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे ही सही है तो 95% टाइम तो यही होता है कि वो सारे ऑल ऑफ द अबव जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है। जैसे ऐसे में भी डी हमारा करेक्ट आंसर है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए तो डी हमारा करेक्ट आंसर है ही, बट फिर भी एक बार आप पढ़ लेना। वैसे ये सारी बातें सही है कि ये जो बैंकों का एकीकरण किया गया था उसके ये सारे ही लाभ थे। ठीक है। अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया। इसकी लिस्ट हमने नोट्स में पढ़ी थी। इस विलय के पश्चात देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या भारतीय स्टेट बैंक सहित केवल 12 रह गई। आमतौर पर बैंकों के आपस में विलय करने के क्या उद्देश्य होते हैं? पहली बात, पैमाने की मितव्ययता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहता है। ठीक है। तो ये आप लोग आराम से इसके नोट्स कर ले, रीड कर ले। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़े, बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आराम से बार बार पढ़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? हमने अभी पढ़ा कि जब 2019 की बात की गई है तो वहां पर कितने थे? 12 थे, लेकिन वो स्टेट बैंक को मिला करके, अगर स्टेट बैंक को हटा देते हैं तो 11 है। कब? 2019 के बाद। लेकिन ये क्वेश्चन 2011 का है, तो उस टाइम के हिसाब से हम बात करते हैं। 28, 27, 20 या 19। तो उस टाइम पे 20 थे क्योंकि टोटल जो बैंक थे वो 21 थे। क्लियर हो गई बात? टोटल बैंक 21 थे, इनमें से 10 बैंकों को हटा करके 4 बैंकों में कन्वर्ट किया गया, इस तरीके से चेंज किया गया है ना। तो ये जो टाइम था प्रश्नकाल में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंक थे। आईडीबीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का तो बैंक था किंतु राष्ट्रीयकृत नहीं था। ठीक है। अतः स्टेट बैंक समूह को छोड़कर भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 थी। सितंबर 2018 में अरुण जेटली के नेतृत्व में एक पैनल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंक, नामंत बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक को मिलाने की सिफारिश की। इस सिफारिश के अनुरूप देना और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से यह प्रभावी हुआ। साथ ही एलआईसी द्वारा 51% अंशधारिता के अधिग्रहण के साथ ही आईडीबीआई बैंक 21 जनवरी 2019 से विनियामक उद्देश्यों हेतु निजी क्षेत्र बैंकों की श्रेणी में आ गया, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 17 हो गई। देना बैंक और विजया बैंक मिलकर बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गए और ये भी एक प्राइवेट बैंक बन गया। तो 19 थे ना, 19 से 2 कम हुए तो 17 हुए और इधर ये भी गया एसबीआई को छोड़ करके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या भी 17 हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों को 4 के रूप में लेकर के आई, जिससे कि यह घोषणा की गई। अब 17 में से 10 खत्म हो गए तो कितने हो गए? 7 बचते, लेकिन 4 में मिले ना, तो 7 4 11 हो गए ना, तो 11। तो अभी अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 11। स्टेट बैंक को मिला देते तो कितने हैं? 12। 12 1 11। ये एसबीआई है, बाकी ये 11 हमारे नेशनलाइज्ड बैंक है। तो इंडिया में अभी नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या
11 है। आप लोग एक काम करना, ये 11 के नाम याद कर लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, वो यही पूछ देंगे इनमें से कौन सा भारत का नेशनल बैंक नहीं, नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। और अब हम करते हैं सचिन की सर की तरह 100 सेंचुरी बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक है। इनमें से कौन सा? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडियन ओवरसीज बैंक या यूटीआई बैंक? 2006 का क्वेश्चन है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के कॉमर्शियल बैंक के तौर पर इसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक है जिनका सरकार की आधारिता 50% से अधिक है, यानी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। दिए गए विकल्पों में से सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक है। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या भी देखें, यानी पीछे की व्याख्या भी देख सकते हैं। तो यानी मैंने बेसिकली आपको क्या कहा कि अभी भारत में 11 नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक है। आप उन बैंक्स के बारे में क्या करें, लिस्ट निकाल लें, और इनमें से कौन से पब्लिक सेक्टर है, कौन से प्राइवेट सेक्टर है, कौन से कहते हैं किसमें सरकार की 50% से ज्यादा है, कितनी कम है, ये आप लोग एक बार पढ़ लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं खुद एक लिस्ट बना दूंगा, ठीक। तो आता है क्वेश्चन नंबर 101 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी बैंक है, यानी प्राइवेट बैंक है? इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो पीएनबी तो नहीं है, पंजाब एंड सिंध भी नहीं है, इलाहाबाद भी नहीं है, पंजाब बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है, ठीक है। प्रश्न काल में 2001 की बात करें उस टाइम के हिसाब से, सी बिल्कुल सही है। पंजाब बैंक को छोड़ करके बाकी सारे सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक थे। हालांकि वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया, तो ये तो रहा ही नहीं है कोई बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, 102 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, यानी मैंने कहा ना वही 11 आपको याद होने चाहिए। 2004 की बात हो रही है, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो उस टाइम के हिसाब से ये रहा, आईसीआईसीआई बैंक नेशनलाइज्ड नहीं था। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, बहुत सारे बच्चों को ये फुल फॉर्म याद नहीं होगी, की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का विकास करना था। इसी के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। यह बैंक निजी क्षेत्र बैंक की श्रेणी में है। शेष तीनों राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी बाकी 3 नेशनलाइज्ड बैंक है, पर आईसीआईसीआई प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 103 पर आते हैं। निम्न भारतीय कंपनियों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? 2010 का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? हमने पढ़ा है आईसीआईसीआई बैंक नहीं था, प्राइवेट सेक्टर बैंक था ये। 2000 क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन भारत के व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? यानी भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? मांग जमाओं का, सावधि जमाओं का, अंतर बैंकिंग देनदारियों का, या फिर अन्य उधार ली गई देनदारियों का? 2008 और 9 में रिपीटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो बैंकों के पास देनदारी है वो सावधि जमा यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट की है, ठीक है। भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारी का सबसे महत्वपूर्ण अंश डिपॉजिट होता है। जमा में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट है। दूसरे स्थान पर बचत बैंक जमा यानी कि सेविंग डिपॉजिट, और तीसरे स्थान पर मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो किसी भी साल आ सकता है, इसका करंट या पास्ट से तो कोई लेना देना है ही नहीं। एसबीआई की स्थापना कब हुई? 2017 का क्वेश्चन, हमने नोट्स के अंदर भी पढ़ा था कि कहते इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को चेंज करके किसमें बनाया गया था? भारतीय स्टेट बैंक में बनाया गया था। तो अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति 1952, जिसे एडी गोरावाला समिति के नाम से जाना जाता है, ने इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबद्ध बैंकों को मिलाकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की संस्तुति की। इंपीरियल बैंक के साथ 3-4 स्टेट्स को बैंकों को मिला दिया था। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक की सभी संपत्तियों तथा देनदारियों का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक ने कार्य करना शुरू किया। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है।
इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1995। क्वेश्चन नंबर 106, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? जस्ट हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक जो है वो एसबीआई है, तो एसबीआई करेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे ये रिपीटेड हो ना हो, पर आप देख सकते हैं कि 4-5 उसका 16 में दोबारा से आ गया था एकदम से। तो यस, क्वेश्चन बहुत सही है। भारत में बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात इसकी वर्तमान में दो 2 लाख नहीं, 22,000 से अधिक, अरे यार, 22,000 से अधिक शाखाएं और 58,500 से ज्यादा एटीएम है। सबसे बड़ा एरिया है इसका कवर करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक क्या है? दोबारा से वही चीज आती है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। रिपीटेड क्वेश्चन था ये 2003-4 के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 108, किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा आरंभ की? चलती फिरती एटीएम ये कौन लेकर के आया था? ये 2014 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चलती फिरती एटीएम सेवा जो है आईसीआईसीआई लेकर के आई थी। भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक, देखो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक है। ने 12 दिसंबर 2002 को मुंबई में सबसे पहले चलती फिरती मोबाइल एटीएम सेवा आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 109, अप्रैल 2011 से भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन के पद पर कौन कार्यरत रहे हैं? 2011 से भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन कौन रहे? 2012 का ये क्वेश्चन था, तो उस टाइम के हिसाब से प्रदीप चौधरी जो है बिल्कुल सही क्वेश्चन था, उस टाइम पे बिल्कुल सही ऑप्शन था ये। अभी फिलहाल दिनेश कुमार खारा है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो एक बार इन चीजों को तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, तो वहां पर आप देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? यानी चीन में जाकर कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अपना खुद की एक ब्रांच खोल रखी है? 2006 और 7 का है, तो ये भी भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक है जिसने 2006 में चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली थी। ठीक है, तो इसी के साथ अब तक हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 71 से 110 तक किया, यानी टोटल 40 क्वेश्चन हमने आज भी कर लिए हैं। ज्यादा नहीं करते हैं, वीडियो 1 घंटे से लंबी हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, तो ज्यादा नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अब क्यों वेट कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है, या आपका कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं अपने वीडियोस को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। बाकी ये वीक तो है पूरा फेस्टिव सीजन वाला है, दिवाली है, गोवर्धन है, भैया दूज है, बहुत सारी चीजें, वीडियोस तो मैं लाता रहूंगा। ठीक है, आप लोगों को भी फेस्टिव सीजन की बहुत सारी बधाइयां। आराम से एंजॉय करो, सेफ रहो, सिक्योर रहो, पढ़ते रहो, हेल्थ का ध्यान रखो, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।